Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 19th फ्लोर के सेकंड पार्ट को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट में अपने रिव्यूज जरूर लीव करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काओ शुआन अपने कंप्यूटर डेस्क पर जागता है। वो टाइम चेक करता है और उसे लगता है कि शायद सब ड्रीम था, लेकिन फिर वो छुन्यू का एडमिशन रिपोर्ट डेस्क पर देखता है। मतलब ड्रीम और रियलिटी के दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्शन जरूर है। और रही बात छुन्यू के एडमिशन कार्ड की, तो वो काओ शुआन के पास कैसे आया वो सब एंड में जरूर पता चलेगा। इसी दौरान उसे यूनिवर्सिटी के ग्रुप में एक मैसेज मिलता है कि क्लासमेट हॉस्पिटल में हैं और 2 लड़कियां अभी तक होश में नहीं आई हैं कार एक्सीडेंट की वजह से। वो फौरन हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। हॉस्पिटल में फाइनली छुन्यो और छिंग्यो दोनों होश में आ जाती हैं। छिंग्यो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो कांपती हुई छुन्यो को बताती है कि उसने एक हॉन्टेड हाउस जैसी जगह देखी अपने ड्रीम में और सब डिटेल से बताती है। आहिस्ता आहिस्ता उसे याद आता है कि वो बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग 19 जैसी लग रही थी। अब छुन्यो भी थोड़ा शॉक लग रही थी क्योंकि उसने भी यही सब देखा था। वो ये नोटिस करती है कि छिंग्यो के सर से खून आ रहा है। वो फौरन डॉक्टर को बुलाने जाती है। दरवाजे पर एक डॉक्टर खड़ा होता है। उसकी वाइब ही कुछ अजीब होती है। दूसरी तरफ काओ शुआन हॉस्पिटल पहुंचकर छुन्यू के रूम की इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो वो दोनों वहां नहीं होती। जब वो छुन्यू छिंग्यो को ढूंढ ही नहीं पाता तो वो हॉस्पिटल से निकल जाता है, लेकिन बाहर उसे नर्स एक डेड बॉडी ले जाते हुए दिखते हैं और वो उस डेड बॉडी के हाथ पर एक स्कार नोटिस करता है और उसे याद आता है कि ड्रीम में उसने हेयर के हाथ पे ऐसा सेम स्कार देखा था। फिर आते हैं डॉक्टर जिया, जो छुन्यू और छिंग्यो को कहते हैं कि टेंशन लेने की बात नहीं, सिर्फ हल्का सा कॉन्फ्यूजन है। लेकिन छुन्यू को ये बात हजम नहीं होती। उसका सिंपल लॉजिक है कॉन्फ्यूजन अलग चीज है, लेकिन सबको एक ही जैसा ड्रीम आना ये कैसे पॉसिबल है। उधर आयोंग और छियांग भी होश में आते हैं। दोनों एक जैसे ड्रीम को देखना और सब इंसिडेंट होना भी डिस्कस कर चुके होते हैं, लेकिन हेयर कहीं नजर नहीं आता। आयोंग को अंदाजा होता है कि शायद हेयर मर चुका है क्योंकि वो ड्रीम में मर गया था। छियांग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो आयोंग को थप्पड़ तक मार देता है और कहता है कि ये मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी है, कोई ऐसी शैतानी चीजें थोड़ी होती हैं। यानी उसका डिनायल अभी भी टूट नहीं रहा। आयोंग फिर भी हेयर को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में वो कई पेशेंट्स देखता है जो हेयर नहीं होते और हर गलत पहचान के साथ उसका इमोशनल प्रेशर बढ़ता जाता है। छियांग भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये एनालाइज किया है कि ड्रीम में जो लोग थे वो सब चीजें जानते थे, स्पेशली वो स्ट्रेट फेस वाली लड़की यानी कि छुन्यू और ओवर स्मार्ट बनने वाला लड़का यानी कि काओ शुआन। और कहता है कि वो उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर थे, मतलब वो ड्रीम के लोग थे, असली में एग्जिस्ट नहीं करते। उसके हिसाब से वो सब एक ड्रीम था। लेकिन तभी आयोंग काओ शुआन को देख लेता है, बिल्कुल वही चेहरा जो उसने ड्रीम में देखा था। दोनों के दोनों अब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ छिंग्यो की माँ हॉस्पिटल में आती हैं और अपनी बेटी को इंजर्ड देखकर बहुत परेशान होती है। वो छुन्यू से जब उसकी फैमिली के बारे में पूछती हैं, स्पेशली उसके फादर के बारे में, तो छुन्यू थोड़ी सी हिचकिचाई हुई नजर आती है। और छिंग्यो की मॉम से छुन्यू को पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसी हॉस्पिटल में हैं। इस साइड पर छुन्यू के अंदर शक और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। वो हॉस्पिटल में हर जगह उन लोगों को ढूंढने लगती है जो उस ड्रीम वर्ल्ड में थे। एक नर्स उसे रोकती है कि तुम इंजर्ड हो, इधर उधर मत भागो, लेकिन छुन्यू जैसे ही पलटती है उसे अंकल लिन नजर आ जाते हैं। वही आदमी जिसके साथ वो उस हॉरिफाइंग जगह में थी। उनसे बात करके उसे ये पता चलता है कि अंकल लिन को तो कुछ भी याद नहीं और वो तो उस सब चीजों के बारे में डिनाई कर रहे हैं। यहाँ छुन्यू के लिए सब कुछ कंफर्म होने लगता है। ये सिंपल ड्रीम नहीं था, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है। और एक और सटल डिटेल मिलती है। ड्रीम में अंकल लिन की टांग इंजर्ड थी, लेकिन रियलिटी में उनकी टांग बिल्कुल ठीक है। इससे छुन्यू को हल्की सी तसल्ली भी मिलती है कि शायद हेयर भी नेसेसरीली उस हालत में ना हो जिसमें वो ड्रीम में था। उधर काओ शुआन को आयोंग और छियांग घेर लेते हैं। छियांग को लगता है कि अगर ये बंदा जिंदा और ठीक है तो उसका भाई हेयर भी शायद जिंदा ही होगा, बस मिला नहीं।
गाओ शुआन उसकी क्लाउनिश एक्टिंग को देखकर सीधा बोल देता है कि हेयर मोर्ग में है। ये सुनते ही छियांग का सारा ओवर कॉन्फिडेंस और तमाशा सब एक सेकंड में खत्म हो जाता है। गाओ शुआन उन दोनों को मोर्ग ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं। गाओ शुआन फौरन उन्हें इशारा देता है कि सामने वाले लोग पावरफुल हैं और नंबर में भी ज्यादा हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी यहाँ से चलना ही बेहतर होगा। अब नेक्स्ट ही सीन में वो लोग डॉक्टर के पास खड़े होते हैं और डॉक्टर उन्हें खुद बताता है कि हेयर ऑलरेडी डिस्चार्ज साइन करके चला गया है। आयोंग जैसे ही हैंड राइटिंग देखता है उसके दिल को सुकून मिलता है, यानी हेयर जिंदा था, या कम से कम अभी तक सिस्टम के हिसाब से जिंदा दिखाया जा रहा था। गाओ शुआन फिर छांग और आयोंग को कहता है कि कल रात वाला सब ड्रीम नहीं था, क्योंकि वो खुद भी उस बिल्डिंग में था, लेकिन ये सब क्या था वो श्योर नहीं। इधर चुन्यू को छिंग्यो अपने बेड पर नहीं मिलती। वो फिर से परेशान हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में छिंग्यो फाइनली उसे ढूंढ लेती है और बताती है कि वो डॉक्टर जिया के साथ गई थी सिटी स्कैन के लिए। यहाँ चुन्यू को डॉक्टर जिया कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज लग रहे थे और फिर ऑडियंस को एक डिस्टर्बिंग क्लू मिलता है। चुन्यू और छिंग्यो को जाने के बाद डॉक्टर जिया एक मिस्टीरियस आदमी को टेक्स्ट करते हैं कि छिंग्यो के सिक्वेलाई हैंडल कर दिए गए हैं। बस यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि हॉस्पिटल साइड पर भी कोई हिडन गेम चल रहा है। यहाँ गाओ शुआन बाहर खड़ा होकर चुन्यू को अपने रूम में देख लेता है फाइनली, और बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चला दिया जाता है जैसे कुछ हिंट मिल रहा हो। सीन कट हो जाता है और अब रात हो चुकी थी। छियांग और आयोंग दोनों बैठे होते हैं और बियर पी रहे होते हैं, लेकिन आयोंग स्टिल हेयर के लिए बहुत परेशान होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बियर भी नहीं पी पा रहा होता। छियांग को अचानक जमीन पर पड़ा हेयर का मोबाइल मिल जाता है और उसे लगता है कि बात वाकई सिंपल नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर सकें दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। गाओ शुआन किसी अननोन से ऑनलाइन चैट करता है और बताता है कि कल उसने एक ड्रीम देखा और जो लोग ड्रीम में थे वो रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो ये भी पूछता है कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक ग्रुप पैरेलल डायमेंशन जैसी जगह में चला जाए, यानी कि इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन कुछ ही देर में गाओ शुआन आहिस्ता आहिस्ता फिर से नींद में चला जाता है। बात कंप्लीट होने से पहले बेहोश हो जाता है और फिर वही लोग वही जगह, ये सब दोबारा शुरू हो जाता है। आयोंग इस बार मेंटली और ज्यादा हिल चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि सब दोबारा आ गए हैं, लेकिन हेयर फिर भी मिसिंग क्यों है। गाओ शुआन को लगता है कि ये प्रैंक टाइप कुछ है जिसमें हेयर मिला हुआ है, लेकिन चुन्यू बिल्कुल भी इसको प्रैंक नहीं मानती। ऊपर लाउड स्पीकर अचानक ब्लास्ट करता है और अनाउंस होता है कि सब अपने अपने कार्ड उठा लो। सब एक एक टोकन ले लेते हैं जिस पर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, लेकिन चुन्यू वाला ब्लैंक था। और उसी वक्त एक पेंटिंग जैसी स्क्रीन अपीयर होती है और उसमें से एक शेर जैसा मॉन्स्टर निकलता है, लेकिन ये मॉन्स्टर टिपिकल एग्रेसिव बीस्ट की तरह बिहेव नहीं करता। वो क्लमसी है, थोड़ा फूलिश है और रैंडम सब पर अटैक भी नहीं करता। फिर एक सॉन्ग चलता है और सडनली वो नियन बीस्ट छियांग पर अटैक स्टार्ट कर देता है। अब मैं ये बता दूं कि ये गेम में क्या हो रहा है। एक्चुअली सबको एक एक कार्ड प्रोवाइड किया गया है जिस पर एक वर्ड है और वो सॉन्ग के नाम है। अब जो भी सॉन्ग स्पीकर्स में प्ले होगा उस सॉन्ग का नाम वाला कार्ड खतरे में होगा, और इस वक्त छियांग के कार्ड वाला सॉन्ग चल रहा है, इसलिए मॉन्स्टर स्पेसिफिकली उसी पर अटैक कर रहा होता है। जब छियांग को ये पैटर्न समझ आता है तो वो ब्लैक जैसी चीज फेंक कर उसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन फायदा नहीं होता। वो ब्लैक वहाँ से गायब होकर वापस से छियांग के गले में आ जाता है। आयोंग सजेशन देता है कि वो अपने अपने ब्लैक एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि टारगेट शिफ्ट हो जाए और वो उसकी जगह ले सके। वो लोग ऐसा ही करते हैं और अब वो नियन बीस्ट आयोंग के पीछे होता है। अब छियांग जो पहले बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा था अब जेन्युइनली डर चुका होता है। वो गाओ शुआन से मदद की भीख मांगता है कि आयोंग को बचा ले। गाओ शुआन भी ये पैटर्न अच्छे से समझ चुका होता है। वो छियांग से प्रॉमिस लेता है कि अब से वो एक टीम की तरह बिहेव करे और बिट्रेयल का तो सोचे भी नहीं। लेकिन अब सडनली दूसरा सॉन्ग प्ले हो जाता है और मॉन्स्टर आयोंग को छोड़कर फिर से छियांग के पीछे लग जाता है। लगता है जैसे छियांग उस नियन बीस्ट को बहुत पसंद है, लेकिन गाओ शुआन उससे उसका ब्लैक ले लेता है और नियन बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये गेम कुछ इस तरह है कि इस जगह में टोटल 5 डोर्स हैं जिनमें अलग अलग कीज यूज होंगी।
और कीज वही हैं जो हर प्लेयर के पास हैं, यानी कि वो ब्लैक। और किसकी कौन सी की होगी वो पहचानना बड़ा आसान है। जो कीवर्ड उन ब्लैक पर लिखा है बिल्कुल सेम उन डोर्स पर भी लिखे हैं। बस ट्विस्ट ये है कि वो ही काम करेगी जिसके पीछे मॉन्स्टर लगा होगा। अब बैक टू द मोमेंट, छुन्यू भी ये सब फिगर आउट कर चुकी है और वो गाओशुआन के साथ टोकन एक्सचेंज करना चाहती है ताकि मॉन्स्टर को ट्रैप किया जा सके। दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर मॉन्स्टर छुन्यू के बिल्कुल करीब आ जाता है। वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में की डोर में लगा देती है और बूम, मॉन्स्टर सडनली रेड पेटल्स में कन्वर्ट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। और अब डोर भी खुल जाता है। वो लोग डोर से बाहर निकल जाते हैं और कोडी डोर में आ जाते हैं। सब लोग अब पिछले उस टास्क और नियन बीस्ट की बातें करते हैं कि कैसे एक सेकंड के लिए सब लोग लिटरली जम गए थे। उन्हें समझ आ जाता है कि छुन्यू ने अंदाजे से नहीं समझ कर मूव किया था। छिंग्यू तो फौरन इम्प्रेस हो जाती है। उसकी आंखों में छुन्यू के लिए एडमिरेशन और भी गहरी हो जाती है। दूसरी तरफ छांग कहता है कि सब लोग सिर्फ गाओशुआन की वजह से बचे हैं और यहाँ दोनों की मजाक में बहस हो जाती है। फिर छांग पहली बार अपनी जेन्युइन साइड दिखाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उनका साथ देगा, स्पेशली गाओशुआन का। और सबको भी पहली बार क्लियरली लगता है कि शायद इस नाइटमेयर से निकलने की कोई रियल उम्मीद मौजूद है। और यहाँ एक मोमेंट आता है, छुन्यू जो हमेशा कोल्ड और कंट्रोल्ड रहती है, एक पल के लिए हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे उसके अंदर का इंसान दिखने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसे फील होता है कि लोग उसको देख रहे हैं, वो फौरन अपनी स्माइल छुपा लेती है और फिर से वो ही कंपोज्ड फेस ले लेती है। लेकिन चैन ज्यादा देर तक नहीं रहता। सब लोग एक गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये तो वही रूम था जहाँ से अभी उन्होंने एस्केप किया था। अब गेट लोग और वो लोग अंदर एक बार फिर फंस जाते हैं। सब लोग नोटिस करते हैं कि गेट्स की पोजीशन चेंज हो चुकी है और यहाँ वो लोग स्मार्ट प्ले करते हैं। पहले ही सब लोग अपने अपने कोरेस्पॉन्डिंग गेट ढूंढने निकल जाते हैं और यहाँ गाओशुआन ब्लैंक ब्लैक वापस से छुन्यू को दे देता है, क्योंकि उसके हिसाब से ब्लैंक ब्लैक सेफ होगा और नेचुरली पहले भी खाली ब्लैक छुन्यू का ही था। जिस पर छांग फिर से थोड़ा सेल्फिश होता है कि ब्लैक उसे क्यों नहीं दिया गया, लेकिन अपेरेंटली गाओशुआन के समझाने पर फौरन समझ भी जाता है। मतलब अब छांग पर शायद भरोसा किया जा सकता है। इसी बीच छुन्यू के दिमाग में एक और बात आती है। उस दिन हॉस्पिटल में अंकल लिन ने उससे झूठ क्यों बोला था। छुन्यू सीधा उससे पूछ लेती है। अंकल लिन का जवाब सिंपल होता है। उसे लगता था कि वो सिर्फ एक ड्रीम था, इसलिए उसने बात लाइटली ली। और ऐसे किसी को अपने ड्रीम के बारे में बताना और ये बताना कि एक लड़की मतलब कि छुन्यू उसके ख्वाब में आती है, काफी अजीब लगता, इसलिए उसने ये सब छुपाया। छुन्यू बात मान लेती है और जबकि अंकल लिन इतना भाग नहीं सकते, इसलिए वो सेफ प्लेक उन्हें दे देती है और उनका खुद ले लेती है। और एक बार फिर से वो नियन बीस्ट अपीयर होता है। एक सॉन्ग प्ले होता है और सॉन्ग इस बार छुन्यू के प्लेक वाला था। फिर गाओशुआन और छुन्यू मिलकर प्लेक को डोर में फिट करने की कोशिश करते हैं। दोनों को लगता है कि इस बार शायद सिस्टम रिएक्ट करे, लेकिन कोई रिएक्शन ही नहीं होता। मॉन्स्टर इस बार खत्म नहीं होता, बस सॉन्ग चेंज हो जाता है और मॉन्स्टर अब छांग के पीछे लग जाता है। छांग फौरन अपने डोर की तरफ भागता है। बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है। एंड मोमेंट पर ब्लैक डोर में घुसा देता है और फाइनली मॉन्स्टर डिसअपियर हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसने कोई इम्पॉसिबल काम कर दिया हो। वो इतना खुश होता है कि फौरन अपनी स्पीड और बॉडी मूवमेंट की तारीफ खुद ही करने लगता है। मतलब आदमी अभी जान बचा कर निकला है और फिर भी शो ऑफ का चांस नहीं छोड़ रहा। बाकी सब लोग भी उसकी तारीफ करते हैं और यहीं सबको समझ आता है कि अभी तक वो लोग 2 कीज यूज कर चुके हैं। अब शायद उन्हें 3 और राउंड कंप्लीट करने होंगे और 3 कीज को भी यूज करना होगा। सब लोग इस बार काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। सब बिना डरे वापस गेम में एंटर करते हैं। इस बार छिंग्यो और आयोंग भी अपनी कीज यूज करते हैं और राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। सबको लगता है कॉरिडोर का दरवाजा उन्हें बाहर लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर एक बार वो लोग उसी कर्स्ड जगह में आ जाते हैं। सबका हौसला अब टूटने लगा था और सबसे ज्यादा छांग का। गाओशुआन फिर भी सबको इनकरेज करता है, कहता है कि शायद ये गेम हमें एंड तक ले जाए। सब लोग फिर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। यहाँ छांग फिर एक बार सेल्फिशनेस दिखाता है। उसे अंकल लिन के हाथ में सेफ ब्लैक दिखता है और वो अपने ब्लैक उनसे एक्सचेंज करने की बात करता है, सिर्फ इस राउंड के लिए, क्योंकि वो बहुत थक चुका है। अंकल लिन जो कि सही से चल भी नहीं सकते, फिर भी उससे ब्लैक एक्सचेंज कर लेते हैं और पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। गाओशुआन ये स्वैप नोटिस कर लेता है
मगर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता, शायद इसलिए कि अब सबको अपने डिसीजन का रिजल्ट खुद समझना होगा। अब मॉन्स्टर फिर अपीयर होता है। इस बार कोई सॉन्ग प्ले नहीं होता। सब लोग कंफ्यूज थे। गाओ शुआन को समझ आता है कि इस बार कोई सॉन्ग नहीं, मतलब खाली प्लेग की बारी है। मतलब वो खाली प्लेग सेफ नहीं था और इस बार भी छियांग अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से फंस जाता है। अब वो आगे होता है और मॉन्स्टर उसके पीछे। और सबसे अजीब बात कि डोर तो सिर्फ 5 थे। कोई डोर ऐसा नहीं था जो ब्लैंक प्लेग के लिए बना हो। सब लोग अपने अपने प्लेग डोर में लगा देते हैं कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। छियांग बिल्कुल एज पर होता है। एंड टाइम पर आयोंग उसे प्लेग एक्सचेंज करता है और मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन नियन बीस्ट उसे एक पंजा मारता है जिससे वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है। वो अपना प्लेग छियांग से एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन छियांग बहुत डरा होता है क्योंकि नियन बीस्ट उन दोनों के बहुत करीब था। वो बहुत सोचने के बाद प्लेग एक्सचेंज करने आगे तो बढ़ता है, लेकिन शायद देर हो गई थी और वो प्लेग गायब होके वापस से आयोंग के गले में आ जाता है और कुछ ही सेकंड में वो नियन बीस्ट आयोंग को निगल जाता है। छियांग वहाँ पर ट्रॉमाटाइज बैठा होता है। इतने में गाओ शुआन और छुन्यू की नजर नियन टाइगर के गले में एक बेल पर पड़ती है जिसमें प्लैंक के लिए एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है। अब समझ आ जाता है कि ब्लैंक प्लेग किसी गेट में नहीं बल्कि उसके गले की बेल में जाएगा। छुन्यू और गाओ शुआन एक दूसरे की तरफ देखकर ही एक प्लान बना लेते हैं। छुन्यू प्लेग लेती है और जब मॉन्स्टर छुन्यू के पीछे भागता है, छुन्यू फौरन अपना प्लेग जमीन पर फेंक देती है। गेम का मैकेनिज्म रिएक्ट करता है और प्लेग का टारगेट शिफ्ट होते होते गाओ शुआन के पास चला जाता है क्योंकि छुन्यू ने अपना प्लेग गाओ शुआन को दिया ही नहीं था, जिसकी वजह से वो खुद अपने असली ओनर के पास वापस चला गया। मॉन्स्टर कंफ्यूजन में दूसरी तरफ भागता है। अब छुन्यू लिटरली अपनी जान को दांव पर लगाकर मॉन्स्टर के ऊपर जंप लगा देती है और उस पे बैठ जाती है। उस पे बैठ कर उसे बिजी रखने की कोशिश करती है। छुन्यू उसे थोड़ा बैकवर्ड पुल करती है और उसी मोमेंट गाओ शुआन उस मॉन्स्टर के गले में लटके हुए बेल में प्लेग को इंसर्ट कर देता है। सब लोगों को लगता है कि अब मॉन्स्टर डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर वहीं था। ये देखकर सबके दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाते हैं। छियांग का गुस्सा पीक पर था। उसे याद आता है कि कैसे इस मॉन्स्टर ने आयोंग को निगला था। वो अपनी पूरी ताकत जोड़कर मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसी मोमेंट वो नियन बीस्ट गायब हो जाता है। इस बार लेवल क्लियर हो जाता है। स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है। सब सक्सेसफुली पास कर लेते हैं और फिर एक और क्रीपी लेयर खुलती है। किसी बड़ी स्क्रीन के पीछे एक मिस्टीरियस पर्सन छुन्यू और उसके ग्रुप को देख रहा होता है, जैसे ये सब उनके लिए बस एक गेम शो हो, जैसे वो इन लोगों के दर्द, हिम्मत और सर्वाइवल को ऑब्जर्व कर रहा हो। यहाँ स्टोरी और डेंजरस हो जाती है क्योंकि अब लगता है कि ये सब सिर्फ एक गेम नहीं, कोई उस गेम को कंट्रोल भी कर रहा है। फिर सीन रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। गाओ शुआन एक बार फिर अपने डेस्क पर उठता है। जागते ही उसे उस अननोन का रिप्लाई मिलता है जिसमें लिखा होता है कि चाइना में बहुत सी कंपनीज हैं जो एआई में बहुत आगे बढ़ गई हैं, लेकिन ब्रेन और टेक्नोलॉजी को जोड़ देना ये कुछ इम्पॉसिबल सा है। उधर छियांग उठकर देखता है कि आयोंग का कोई वाइटल साइंस नहीं। वो घबराकर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसको सीपीआर देते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता। छियांग जेन्युइनली टूट चुका होता है। बाकी सब भी एंशियस होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर छियांग पर आता है। डॉक्टर आकर कहता है कि आयोंग को बस एक अल्कोहल पॉइजनिंग हुई है और कोई इशू नहीं। ये सुनकर छियांग फौरन सुकून की सांस लेता है, जिससे उसे टेम्पररी आसरा मिल गया हो, लेकिन वो जानता था कि उस रात तो आयोंग ने इतनी ड्रिंक की ही नहीं थी जिसकी वजह से उसे अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाए। छुन्यू डॉक्टर की आंखों को देखकर फिर अनईजी हो जाती है। उसको फील होता है कि कुछ मैच नहीं कर रहा। छुन्यू फिर भी एक चीज को छोड़ती नहीं। वो लगातार छियांग से पूछती रहती है कि हेयर कहाँ है। छियांग खुद भी इस सवाल का कॉन्फिडेंट जवाब नहीं देता। उसे तो ये लग रहा था कि हेयर उन्हें इस सिचुएशन में छोड़कर डिस्चार्ज होकर चला गया है। छुन्यू को अंदाजा हो जाता है कि मामला बहुत सीरियस है। अब वो इतना समझ चुकी होती है कि अगर ये लोग किसी स्ट्रेंज स्पेस में फंस रहे हैं तो सिंपल पुलिस कंप्लेंट से कुछ सॉल्व नहीं होगा। पुलिस बस उनकी बात सुन के हंसेगी या ज्यादा से ज्यादा उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देगी। इसलिए पुलिस को बताने का आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। इसी बीच नियान सुलान, छुन्यू की सीनियर, उसको फोन करती है और कहती है कि अपना सामान पैक कर लो, स्कूल वालों ने मुझे भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। अब छुन्यू सोलान की कार में होती है और अब उसे पता चलता है कि गाओ शुआन उनका सीनियर है, उनसे सिर्फ 2 साल बड़ा है और यूनी ग्रेजुएट कर चुका है। इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी इसके कुछ इयर्स स्किप किए थे और अभी वो पार्ट टाइम उन्हीं के स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर है और फुल टाइम एक ब्राइट स्टूडेंट है।
उसके अलावा वो टेक कंपनीज में अभी से अपना नाम बना रहा है। ये बात उसे और स्ट्रेंज लगती है, मतलब वो बंदा हर जगह फिट भी हो जाता है और फिर भी किसी बॉक्स में प्रॉपर्ली फिट नहीं होता। और इसी कंफ्यूजिंग पॉइंट पर ये पार्ट खत्म होता है। तो गाइस अब मैं मिलूंगी इसके न्यू पार्ट में। टिल देन गुड बाय।